जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम हमारे इस YouTube चैनल पर भारत के भूगोल पर आधारित प्रश्नों की एक लेक्चर श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर श्रृंखला में हम भारत के भूगोल के विभिन्न टॉपिक पर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। न केवल आपका प्रश्नों का अध्ययन होगा बल्कि पूरा का पूरा भारत के भूगोल का सिलेबस हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे और ये आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम में आने वाला है। न सिर्फ यूपीएससी और एमपीपीएससी बल्कि समस्त एक दिवसीय परीक्षाएं जिनमें एमपीएसआई, एसएससी कांस्टेबल भी शामिल होंगी, उन सभी की दृष्टि से ये उपयोगी लेक्चर सिद्ध होने वाला है। तो इस लेक्चर को आप लोग सभी लेक्चर्स के साथ पूरी व्यवस्था के तहत देखिएगा। जब भी आप इस लेक्चर को देखेंगे दोस्तों तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो फैक्ट्स बताए जाते हैं उनको सिनॉप्सिस के तौर पर तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के पहले आप आसानी से भारत के भूगोल का रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर सीरीज का आज का हमारा ये पहला लेक्चर है और पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। दोस्तों, जब हम भारतवर्ष के इतिहास की बात करते हैं तो याद रखिए कि भारतवर्ष जो है वो इस दुनिया में सांस्कृतिक तौर पर हम देखें, सभ्यता के तौर पर देखें तो एक संपन्न समृद्धशाली देश के तौर पर हमें दिखाई पड़ेगा। हमारी संस्कृति हो, हमारी सभ्यता हो, यहाँ के लोग हो, यहाँ के संस्कार हो, सभी की तूती पूरे विश्व में बोलती है, सभी इसकी सराहना करते हैं। ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष के किस द्वीप का अंग, इस प्रश्न के, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, दूसरा है जम्बू द्वीप, फिर है कांच द्वीप और फिर है कुश द्वीप। कहीं ना कहीं दोस्तों जब हम भारतवर्ष की इस द्वीप की बात करेंगे तो याद रखिए जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का कहीं ना कहीं अंग था भारत, ये ध्यान रखना है। जम्बू द्वीप इसको क्यों बोला गया, क्योंकि यहां पर जामुन के वृक्ष जो थे वो अधिक थे और जामुन के वृक्ष की अधिकता के कारण इस पूरे के पूरे द्वीप का नाम ही जम्बू द्वीप पड़ गया। जब आपने रामायण में सॉन्ग सुना होगा लवकुश का, उसमें भी जम्बू द्वीप का शब्द होता है। पूजा अर्चना जब करते हैं तो श्लोक बोला जाता है, उसमें भी जम्बू द्वीप का कहीं ना कहीं प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य यही है दोस्तों कि भारतवर्ष जो है वो भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार इस जम्बू द्वीप का ही अंग था। और जम्बू द्वीप इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहां पर जामुन के जो वृक्ष हैं वो बहुत ज्यादा मिलते थे। अब यहां ध्यान रखिएगा कि जम्बू मतलब जामुन संस्कृत का शब्द है। अब इस पूरे जम्बू द्वीप को यहां पर अलग अलग 4 भागों में बांटा गया था। एक बोला गया था पूर्व का हिस्सा, एक बोला गया था पश्चिम का हिस्सा, एक उत्तर का हिस्सा और एक दक्षिण। मतलब पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में इस पूरे के पूरे द्वीप को कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं विभाजित किया गया था। और भारत जो है, भारत इसके उत्तर में था, भारत इसके उत्तर में रहा, इसलिए भारत को उत्तरापथ भी कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत को उत्तरापथ भी कहा गया है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे देश के कई सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। आर्यव्रत हमें मिलता है, भारतवर्ष हम बोल सकते हैं, भारत खंडे, ऐसे कई सारे नाम हमें भारत के संदर्भ में प्रयोग होते दिखाई पड़ते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, अब यहां पर एक नया नाम हमें देखने को मिलेगा, इंडिया। तो इंडिया के संदर्भ में हम आगे के प्रश्नों में डिस्कस करेंगे कि ये नाम कैसे आया था। फिलहाल यहां पर जम्बू द्वीप का हिस्सा रहा है भारतवर्ष। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। उर्दू में किया गया, ग्रीक में किया गया, फारसी में या अरबी में। ध्यान रखिए, ग्रीक में इंडिया शब्द का सबसे पहला प्रयोग हम भारत के लिए देखते हैं, ध्यान रखना है। अब यहां पर एक चीज आपको समझना है कि भारतवर्ष तो हमारे देश का वास्तविक नाम है। हम कुछ दिनों पहले देख रहे थे कि भारत में इंडी अर्थात इंडिया गठबंधन जो बना हुआ था, कांग्रेस के साथ बाकी दलों ने मिलकर बनाया, उसके बनने के बाद भारत और इंडिया की पूरे विश्व में, पूरे भारत में हम देखें तो एक बहस सी छिड़ गई कि भारत या फिर इंडिया। तो यहां ध्यान रखिए कि इंडिया शब्द तो बहुत बाद का है। हमारे लिए सबसे पहले साहित्यिक ग्रंथों में, प्राचीन इतिहास के ग्रंथों में अगर हम बात करें तो भारतवर्ष ही यहां पर नाम है और वास्तविक नाम हमारा भारतवर्ष ही है, ये याद रखिएगा। हमारी पहचान भारतवर्ष से ही है पुराने तौर पर देखें, लेकिन यहां जब अंग्रेजों का शासन होता है तो इंडिया इंडिया बार बार शब्द प्रयोग किया गया और इस इंडिया की जो विदेशी मानसिकता, उसका परिणाम हम आज भी देखते हैं कि हमारे देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग
किया गया है। यहां देखिए कि अगर हम देखें भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा इसका, तो भारतवर्ष जो है वो भरत वंश, जो भरत राजवंश रहा है दोस्तों, उसके नाम पर पड़ा। और भरत जी को आप सब लोग जानते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। भरत जिनका एक विशाल साम्राज्य हमें देखने को मिलता है और इन्हीं के राजवंश के आधार पर भरत के नाम पर ही भारत का नाम जो पड़ता है। जब हम बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, अब सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमको एक ग्रीक प्रभाव बाद में देखने को मिलता है। यहां सिंधु जो है दोस्तों, इसे उन्होंने इंडस शब्द प्रयोग किया। ये इंडस बाद में इंडिका, मेगास्थनीज ने प्रयोग कर लिया, अपनी किताब लिख दी इंडिका। और ये इंडिका से जब अंग्रेजी प्रभाव में ये आता है तो यही शब्द बाद में बन जाता है इंडिया। और अंग्रेजों के समय से जब भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा तो भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग जो हमें देखने को मिल गया। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों आजादी के समय की, जब आजादी के टाइम की हम बात करें दोस्तों, जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, संविधान का निर्माण काम हो रहा था और ऑलमोस्ट 1959 26 नवंबर को संविधान निर्माण का काम पूर्ण हो गया और 15 अनुच्छेदों को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस पर हम संविधान के लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां देखिए आजादी के समय की हम बात करें तो 17 सितंबर 1949 को देश के या संघ के नाम को लेकर एक बहस जो है वो छिड़ी और कहीं ना कहीं इसके नाम को लेकर चर्चा शुरू कर दी गई। और उस चर्चा में हमने देखा कि कई सारे लोगों ने कहा कि भाई भारतवर्ष ही नाम होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि इंडिया भी होना चाहिए। लेकिन यहां पर ध्यान दिया गया कि जो विदेशी संबंध रहे, एक तो विदेशी संबंधों को ध्यान में दिया गया, प्लस सबको एक सूत्र में बांधने की बात की गई। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को, दोनों चीजों को इंपॉर्टेंट दिया और भारत को बोल दिया गया कि अनुच्छेद नंबर 1 में लिख दिया गया कि संविधान में इंडिया अर्थात भारत होगा। क्या नाम लिख दिया गया? इंडिया अर्थात भारत जो है वो नाम हमारा लिख दिया गया संविधान में। इस समय अंबेडकर जी से लेकर हर एक व्यक्ति ने इसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत की थी और अंबेडकर जी ने तो कहा था कि आधे घंटे के भीतर को पास कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में लंबी बहस चली, कितने लोगों ने इसके पक्ष में बात की, कितने लोगों ने इसके विपक्ष में बात की। लेकिन अंततः ये बोला गया कि विदेशी संबंधों का हवाला दिया गया, सबको एक सूत्र में बांधने की बात की और इंडिया अर्थात भारत जो है वो संघ का नाम करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में इसकी व्यवस्था कर दी गई थी। ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमें इंडिया नाम जो है वो ग्रीक में देखने को मिला। अगला प्रश्न देखें यहां पर दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 3 है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए यहां पर अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे वैश्विक भूगोल का तो उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। जब आपको ये वाला साइन मिलता है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? डिग्री समझते हैं। और जब इस प्रकार का साइन मिलेगा तो आप उसको बोलते हैं मिनट। ठीक है, तो ये प्रयोग किया जाता है शब्द। और भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की जब बात करेंगे, जैसे हम मान लीजिए कि भारत का मैप बनाएं और उस मैप पे हम भारत में यहाँ पे अंडमान निकोबार देखें तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है ये कहां है, ये कहां कितने डिग्री पर है? तो यहां ध्यान रखिएगा कि भारत का यहां पर आपको विस्तार देखने की जरूरत है। भारत का विस्तार क्या है दोस्तों? इसमें अक्षांश का विस्तार भी देखना पड़ेगा और देशांत का विस्तार भी देखना पड़ेगा। तो अक्षांश और देशांतर का जब हम भारत का विस्तार देखते हैं तो यहां अक्षांश का विस्तार देखिए क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसमें भी क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि ये 0 डिग्री की लाइन है तो यहां देखिए कि 0 डिग्री से मैं यहां तक जाऊंगा ध्रुवों तक तो 90 डिग्री होगा, यहां तक जाऊंगा तो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये 0 डिग्री की लाइन है। अब यहां से देखिए 1 2 3 4 करके यहाँ 90 डिग्री, यहां से जाऊंगा 1 2 3 4 करके यहाँ 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3 भी होगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट की जो लाइन है कहां? उत्तरी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना। 0 डिग्री के कारण 0 डिग्री के नीचे का साउथ, 0 डिग्री के ऊपर का नॉर्थ। अब यहां पर देखिए मान लीजिए कि ये लाइन कितनी है? ये 8 डिग्री 4 मिनट की है। तो भारत की सीमा कहां से शुरू होगी? इस 8 डिग्री 4 मिनट से। और उत्तर में कहां तक होगी? तो 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन मान लीजिए यह रही 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन। तो
इस पूरे क्षेत्र में भारत का विस्तार कहीं भी हो सकता है, ये माना गया है। ये अक्षांशीय विस्तार है। और दक्षिण सीमा कहां से शुरू होगी? 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी में हम देशांतर की सीमा का भी देख लें। देशांतर की सीमा हमारी कितनी है? 68.7 से 97.25। इसका मतलब यह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की देशांतरी सीमा है। अब यहां देखिए कि अगर हम देखें तो ये भी पूर्वी देशांतर में आएगा और ये भी पूर्वी देशांतर में आएगा। इसका मतलब यह कि भारत पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में है और पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए ये 0 डिग्री हो गई देशांतर। अब 0 डिग्री इधर का हिस्सा ईस्ट होता है, इधर का हिस्सा वेस्ट होता है। अब हमने क्या बोला? 68.7 से लेकर 97.25। मान लीजिए 68.7 की ये रही रेखा और ये वाली रेखा जो है वो कितने की हो गई? 97 डिग्री 25 मिनट की। अब देखिए यहां पर ये 2 पॉइंट और ये पॉइंट, इधर से आप अक्षांश देखेंगे, ये आप देशांतर देखेंगे। ये जो ब्रैकेट बन गया, ये ब्रैकेट किसकी लोकेशन का हो गया? ये ब्रैकेट हो जाएगा भारत की लोकेशन का, जो कि कहीं ना कहीं अक्षांश और देशांतर के आधार पर आपको पता चलती है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। देशांतर ही पूछा जाता है तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत आता है। अगर सिचुएशन के हिसाब से पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, भारत पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है। उत्तरी सीमा 37 डिग्री 6 मिनट पर होती है। पूर्वी सीमा जो होती है दोस्तों वो 97 डिग्री 25 पे होती है और पश्चिमी सीमा जो होती है वो 68 डिग्री 7 मिनट पे होती है। ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक और चीज समझिए कि अगर मैं देशांतर की बात करता हूं तो हमारा जो देशांतरी विस्तार है दोस्तों वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब 68 डिग्री की देशांतर रेखा से 97 डिग्री की देशांतर रेखा के बीच में भारत का विस्तार है देशांतर का। अब देखिए सूर्योदय जब होगा तो सूर्योदय जो होगा सबसे पहले कौन सी रेखा पर देखने को मिलेगा? 97 डिग्री की जो रेखा है भारत की वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहां पर आपको पूर्व का क्षेत्र जो सूर्योदय के लिए भारत का सबसे पहले देखने को मिलेगा। और यहां पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल जो प्रदेश है दोस्तों यहां पर भारत का सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और सबसे पश्चिम में क्या हो जाएगा? 68 पे गुजरात का इलाका हो जाएगा। तो सबसे बाद में अगर सूर्योदय होगा तो वो गुजरात के क्षेत्र में होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन दे रखे हैं 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछिए भारत की दोस्तों तो याद रखिएगा लगभग 15200 किलोमीटर के आसपास भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। और ये स्थलीय सीमा की लंबाई जो है दोस्तों जब हम देखते हैं पश्चिम में गुजरात से शुरू हो जाती है और आगे हम जाते हैं दोस्तों तो ये बंगाल तक आपको लंबी दिखाई पड़ती है। अगर हम टोटल बात करें तो ये जो 15200 किलोमीटर की सीमा है ये 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देशों में आ जाते हैं, जिस पर हम देखते हैं एक तो हमको हमारा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान देखने को मिलता है, ऊपर जाते तो आपको अफगानिस्तान का इलाका देखने को मिलता है, फिर जाते तो आपको चीन मिलता है, उसके बाद जाते हैं आपको तो यहाँ पर नेपाल देखने को मिलता है, फिर देखने को मिलता है आपको भूटान, फिर आपको देखने को मिलता है म्यांमार और एक देखने को मिलता है बांग्लादेश। अब यहाँ पर ये 7 जो हैं ये भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के तौर पर आपको मिलेंगे दोस्तों। और इन्हीं के साथ भारत की 15200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा रेखा भी है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट देखना है आपको, 7 देशों से लगती है सीमा, लेकिन भारत के कितने? तो याद रखिएगा भारत के 17 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश इसमें मैं शामिल कर सकता हूं। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो राज्य 16 हो जाएंगे और 2 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 17 राज्यों में मैं जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर रहा हूं और फिलहाल की कंडीशन में जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर मैं लद्दाख को भी यहां पर ले रहा हूं। तो ये सबको मिला लीजिए तो लगभग 18 आपके ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के दूसरी देशों की सीमा के
साथ लगे हुए हैं। पहले आप यदि 2019 के पहले आप अगर इस फैक्ट को पढ़ते थे दोस्तों, तो यहाँ पर आप 17 राज्य ही पढ़ते थे, लेकिन अब वो 18 हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि लद्दाख जो है वो पहले जम्मू कश्मीर में ही आता था, लेकिन अब लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की बात करें, वो भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। ठीक, चलिए अब इनका नाम भी ले लेते हैं। यदि हम इनका नाम लेते हैं दोस्तों, तो देखिए लद्दाख एक हो गया, ये लद्दाख क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। लद्दाख के बाद हम देखें दोस्तों तो हिमाचल का आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद जाते हैं दोस्तों तो सिक्किम, सिक्किम के अलावा हम देखें दोस्तों तो अरुणाचल, अरुणाचल से अगर हम देखें दोस्तों तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से हम जाते हैं दोस्तों तो पंजाब, पंजाब से हम जाते हैं दोस्तों तो बिहार भी लगता है, बिहार के बाद हम देखें नागालैंड भी लगता है। ठीक है, यहाँ हम देखें दोस्तों तो मणिपुर भी छूता है, मणिपुर के बाद देखें तो राजस्थान जो है वो भी छूता है, एक है, गुजरात भी छूता है, बंगाल भी छूता है, असम का भी यहाँ पर नाम है, मेघालय का भी नाम है, त्रिपुरा, मिजोरम, यूपी, ये सभी के सभी ऐसे स्टेट्स हैं जो हमारे पड़ोसी देशों की सीमा को छूते हैं। तो याद रखिए, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो लगभग 18 नाम ऐसे हैं जो यहां पर आते हैं। अब देखिए, यहां पर लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी हो गया, और यहां पर मैं एक और नाम ले लेता हूं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है वो भी फिलहाल में यूनियन टेरिटरी है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और बाकी आप देखें यहां पर 16 राज्य आपको देखने को मिलेंगे जो पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा शेयर करते हैं। यहां अगर देखें दोस्तों तो सर्वाधिक सीमा हमें बांग्लादेश के साथ दिखाई पड़ती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4096.7 किलोमीटर, इतने किलोमीटर आपकी बांग्लादेश के साथ है। और सबसे छोटी सीमा अगर हम देखें दोस्तों तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है इसके साथ हमें देखने को मिलती है। हालांकि वहां पर पीओके वाला एरिया आता है, लेकिन चूंकि जैसे हम गृह मंत्री जी के बयान को देखते हैं संसद में, लोकसभा में, कि अक्साई चीन भी हमारा है, पीओके भी हमारा है, तो कहीं ना कहीं इस कारण से भारत की सीमा पीओके से के कारण ही अफगानिस्तान से भी लगती है। और लगभग 106 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं कि हम अफगानिस्तान से जुड़े हैं। सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती है, सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब यहां पर एक और फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो स्थलीय सीमा की बात हो गई, और स्थलीय सीमा की दृष्टि से हम देखें दोस्तों तो 15,200 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का। लेकिन यहां पर 2 डेटा और डिस्कस करने योग्य है, वो है ये 6100 किलोमीटर का डेटा, और एक है 7516.5 किलोमीटर का डेटा। तो ये भारत का मुख्य भूमि की हम बात करें, और ये हम बात करें संपूर्ण की बात करते हैं। तो जब हम मुख्य भूमि की तटीय सीमा देखते हैं दोस्तों, तो वो आती है आपकी 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो 6100 किलोमीटर आती है, इसमें आप बोल सकते हैं कि भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य इंक्लूडिंग गुजरात, फिर हम जाते हैं आपका मुंबई मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आप आगे निकल जाते हैं तो आप ले लीजिए कर्नाटक को ले लीजिए, गोवा को ले लीजिए, केरल को ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके पश्चिम में, पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। अब हम चले जाएं पूर्व में, तो पूर्व में बंगाल, बंगाल के बाद आप आ जाइए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आ जाइए आप आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से आप आ जाइए तमिलनाडु। तो ये आपके जो 9 राज्य हैं, 4 पूर्व में और 5 पश्चिम में, ये 9 राज्य जो हैं भारत के तटीय राज्यों में शामिल है मुख्य भूमि से। लेकिन यहां पर जो डेटा आता है दोस्तों, वो डेटा आता है टोटल 13 का, मतलब भारत के 13 राज्य, इसमें क्या जोड़ दीजिए 9 जो है उसमें आप जोड़ दीजिए प्लस 4 केंद्र शासित। अगर आप 4 केंद्र शासित को जोड़ देते हैं तो 13 का डेटा आपका आ जाएगा कि 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तटीय सीमा में आते हैं। ठीक है, अब इस 4 में क्या क्या जोड़ेंगे आप? इस 4 में आप जोड़ेंगे एक तो दमन दीव को जोड़ लीजिए, इनके साथ आप जोड़ लीजिए नेक्स्ट में अंडमान निकोबार को जोड़ लीजिए, पुदुचेरी को जोड़ लीजिए, पुदुचेरी के बाद आप जोड़ सकते हैं लक्षद्वीप को जोड़ लीजिए। ये ऐसे हो गए जो दूर तटीय प्रदेशों में आ गए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखिए कि दमन दीव
पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इनकी भी अगर आप तटीय सीमा को जोड़ लें तो संपूर्ण तटीय सीमा हो जाएगी आपकी कितनी, 7516.5 किलोमीटर। मतलब भारत की कुल तटीय सीमा आ जाए तो ये उत्तर हो जाएगा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा हो जाए तो ये उत्तर हो जाएगा। कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को मिला ले तो 13 देश हो जाएगा, ठीक है, 13 क्षेत्र हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें भारत के समुद्री पड़ोसी के, ठीक है, समुद्री पड़ोसी के, ये तो 7 तो स्थलीय पड़ोसी हो गए थे जो 15,200 किलोमीटर में आ रहे थे। अगर हम समुद्री पड़ोसी की बात कर ले दोस्तों, तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा देश है दोस्तों जिससे हमारी थल से भी प्लस जल से भी दोनों सीमाएं लगती हैं, ठीक है। इसके बाद आप चले जाइए मालदीव, मालदीव हमारा जलीय पड़ोसी है। मालदीव से आप चले जाएं श्रीलंका, श्रीलंका हमारा जलीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका से आप चले जाएं दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश को लेकर भी याद रखिए ये जल से भी जुड़ा हुआ है प्लस थल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश से आप जाएं म्यांमार पे, यदि आप म्यांमार की बात करते हैं तो ये भी जल से भी जुड़ा हुआ है प्लस थल से भी जुड़ा हुआ है। म्यांमार से आप जाते हैं दोस्तों तो आप इंडोनेशिया को ले सकते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया और थाईलैंड भी आपके जलीय पड़ोसी के तौर पर देखे जा सकते हैं। इसका मतलब यहां पर आपको पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश जलीय पड़ोसी के तौर पर देखेंगे। यहां पर बांग्लादेश जो है, म्यांमार जो है और पाकिस्तान ऐसे 3 देश होगा जो जल और थल दोनों से भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन में मात्र ये पूछा गया था कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई, सॉरी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जब हमने स्थलीय सीमा की लंबाई को देखा दोस्तों तो हमने इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लिया। यही हमारे इस लेक्चर श्रृंखला और डिस्कशन का दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम न सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड, जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, उसके ऑप्शंस पर भी हम डिस्कशन करते हैं अगर वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है तो। अब एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन तो पूछेगा कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये भी पूछ सकता है पड़ोसी देश, ये भी पूछ सकता है पड़ोस से लंबी सीमा कौन सी है, छोटी सीमा कौन सी है, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा राज्य लगा है, कितने जुड़े हुए हैं, जलीय सीमा का भी आपसे पूछ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन यहां से पूछे सीमा रेखा से संबंधित आप सब बता सकते हो, मुझे अब ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 कहता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। दोस्तों जब हम भारत की बात करते हैं तो उत्तर में दक्षिण तक अगर हम देखें तो ये लंबाई हमें देखने को मिलती है टोटल कितनी, 3214 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर सही। पहला ऑप्शन क्या है 2933, दूसरा है 3214, तीसरा है 3124 और चौथा है 3412। सही उत्तर क्या है 3214। 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की सीमा है। यहां पर देखें दोस्तों उत्तर में जो काराकोरम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय पर्वत है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम की हाईएस्ट पीक जो है दोस्तों K2 है, जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। यहीं पर आपको एक पॉइंट मिलता है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल जो है दोस्तों ये भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित बिंदु है। और दक्षिण में हम जाते हैं दोस्तों तो दक्षिण में वैसे तो हम यहां पर कन्याकुमारी तक का इलाका लेते हैं, ये रहा, ठीक है, लेकिन यहां देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये कहां है अंडमान निकोबार पर। और यहां पर अगर कन्याकुमारी पर देखें दोस्तों तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो यहां पर है, ये याद रखिएगा। लगभग 1892 के आसपास विवेकानंद जी ने कन्याकुमारी की यात्रा की थी और समुद्र के बीच में एक चट्टान थी, वहां तक एक ही दिन में विवेकानंद जी तैर कर गए, वहां पर जाकर तपस्या की थी और वापस आए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी याद में उस रॉक को विवेकानंद मेमोरियल घोषित कर दिया गया। तो ये देखिए 3214 क्या है उत्तर से दक्षिण। अब यहाँ पर देखिए 2933 भी डेटा दिया है। 2933 क्या है, जब आप इस प्रकार से देखें, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। यहां पर जाएंगे तो क्या जाएगा अरुणाचल, यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुजरात, यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा तमिलनाडु, और यहां जाएंगे तो क्या जाएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये इलाका आ गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ये देखेंगे तो ये काराकोरम में, ये कन्याकुमारी तक चले जाइए। पश्चिम में जाएंगे दोस्तों तो यहां पर आपको देखेगा भारत का पश्चिमी बिंदु। जब हम भारत के पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं दोस्तों तो वो है गोहार, या गोहर पॉइंट भी कहते हैं इसको, गोहर पॉइंट। ये गोहर पॉइंट जो है दोस्तों ये कहां है कच्छ में। और कच्छ में अगर हम जाते हैं यहां पर तो आता है एक प्लेस जिसका नाम है सरक्रिक। ये सरक्रिक जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है।
अगर मैं पूर्वी बिंदु की बात करूंगा, सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जाऊंगा, तो यहां पर भी मेरे को मिलेगा जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। सूर्योदय सबसे पहले होगा। और ये पॉइंट कौन सा है? तो ये पॉइंट है किबुथु। ये किबुथु पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये सर्करिक का सबसे पश्चिमी बिंदु है। उत्तर में जाएंगे तो इंदिरा कॉल है, दक्षिण में जाएंगे तो कन्याकुमारी, यहां पर जाएंगे सॉरी इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबुथु और सर्करिक। लेकिन 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की सीमा है, 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो हमने इस पूरे के पूरे पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक, चलिए, ये 5वां प्रश्न था, सीमा के बारे में पता चल गया भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन दिया है 2.2, 2.4, 2.8, 3.2। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। अगर यहां देखें तो रूस आता है, कनाडा आता है, चीन आता है, यूएसए आता है, ब्राजील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। आप इनको याद रख लीजिएगा, ये क्षेत्रफल में बड़े हो गए हैं। तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर कौन है? भारत, जो विश्व के 2.4% क्षेत्रफल को रखा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे। और हम जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पहले नंबर के, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया 140 करोड़ पॉपुलेशन के साथ, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 2.4% पर हैं। लेकिन इकोनॉमी में हम विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। सेना में हम विश्व की सबसे बड़ी जो ताकतवर सेना में 4थे नंबर पर आते हैं। तो ये भी एक अलग बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कहता है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों, भारत जो है दोस्तों वो विविधताओं का देश है। यहां पर आपको न केवल मानव में, न केवल धर्म में, न केवल जाति में, न केवल यहाँ की वनस्पतियों में, बल्कि जलवायु से लेकर यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की जो स्थलाकृत संरचना है, उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। भारत पूर्ण रूप से विविधताओं का देश है। भारत में आपको उत्तर में हिमालय जैसे पहाड़ मिलेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत मिलेगा, नीलगिरी जैसे पहाड़ दक्षिण में प्रायद्वीप में मिलते हैं। पूरा प्रायद्वीप का एक बड़ा पठार है, गंगा का मैदान मध्यवर्ती है, तटीय प्रदेश भी है, द्वीप समूह भी है, मरुस्थल भी है, हमारे पास सब कुछ है। भारत विविधताओं का देश है। और इस विविधताओं के देश में जब हम देखते हैं कि इसकी स्थलाकृतिक विविधता को, तो इस स्थलाकृतिक विविधता में आपको 43% के आसपास क्या दिखाई पड़ते हैं? मैदान दिखाई पड़ते हैं। क्या पूछा? कितना प्रतिशत भूभाग मैदान का विस्तार है? तो भारत का 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार, इसको हम वृहत या विशाल मैदान के तौर पर पढ़ते हैं। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र यही है, जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो 43% भूभाग जिसको हम मैदान कहते हैं दोस्तों, ये भारत का सबसे नवीनतम भूभाग भी यही है। क्यों? सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार बनता है, गोंडवाना भूमि, जो अफ्रीका के हिस्से से कटकर भारत की तरफ आई थी, प्लेट विवर्तनी की, और यहां पर हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से इसकी पुष्टि करते हैं। और उसके बाद आपका प्रायद्वीपीय पठार आया, और उसके बाद कहीं ना कहीं बनता है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती नदियां, उन नदियों के द्वारा जो अपर्दन करके मटेरियल लेके जाया जाता है, उस मटेरियल के जमाव से बनता है दोस्तों मध्यवर्ती मैदान। और वो मध्यवर्ती मैदान आज बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब के एक लंबे क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो वो मध्यवर्ती मैदान भारत का सबसे नवीनतम भूभाग है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो 18% भारत का जो इलाका है वो पहाड़ी है, 11% भारत का इलाका जो है वो पर्वत है, 28% भारत का इलाका जो है वो पठारी है। तो भारत पर आपको मैदान भी मिलेंगे, पठारी क्षेत्र भी मिलेगा, पर्वत भी मिलेंगे और छोटी छोटी पहाड़ी भी मिलेंगे। ठीक है, ये आपका एक लंबा क्षेत्र है। और ये भी याद रखिएगा कि भारत के पास एक तटवर्ती मैदान का इलाका भी आप लोगों को देखने को मिलता है, द्वीप समूह का इलाका भी देखने को मिलता है। फिर एक और क्वेश्चन यहां से निकल जाता है कि भारत को कितने भू आकृतिक रूप में कितने भागों में बांटा गया? तो भारत को 4 भागों में बांटा गया भू आकृतिक प्रदेशों के आधार पर। एक पर्वत जो हिमालय पढ़ते हैं आप, मध्यवर्ती मैदान पूरा मैदानी इलाका पढ़ते हैं आप, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं आप, और द्वीप समूह और तटीय प्रदेश जो होता है उसको पढ़ते थे। 4 भौगोलिक रूपों में भारत का विभाजन किया गया है
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? मध्यवर्ती मैदान, 43% मैदान का इलाका भारत में है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटरी वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील है, 24 समुद्री मील है, 111 मील है या 200 मील है? दोस्तों याद रखिएगा, जब समुद्री मील की बात करते हैं तो ये नॉटिकल माइल्स इसको कहा जाता है, और नॉटिकल माइल्स जो एक होता है उसमें 1.8 मील के बराबर होता है। तो एक नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.8 मील। समुद्री मील का मतलब नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स का जो एक यूनिट है उसमें 1.8 मील होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न के हिसाब से हम देखें तो समुद्र में भारत का क्षेत्राधिकार कहां-कहां कितनी सीमा तक होता है वो पूछा गया है। तो प्रादेशिक जल सीमा जो है दोस्तों वो भारत की जो है वो 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। यहां तक के भारत को संपूर्ण अधिकार है, याद रखिए, संपूर्ण अधिकार है भारत के कहां तक? प्रादेशिक जल सीमा तक, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो है दोस्तों उसको हम बोलते हैं 24 समुद्री मील। जो 24 समुद्री मील का हमारा जो दूरी है दोस्तों वो अविच्छिन्न मंडल, इसको अविच्छिन्न मंडल कह सकते हैं आप, या संलग्न क्षेत्र आप इसको कह सकते हैं। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है 24 समुद्री मील है भारत का। इसको हम कंटिजियस जोन कहते हैं अंग्रेजी में, कंटिजियस जोन कहते हैं अंग्रेजी में, याद रखिएगा। और ये जो कंटिजियस जोन है, अविच्छिन्न मंडल, संलग्न क्षेत्र, ये 24 समुद्री मील तक है। यहाँ भारत को सीमा शुल्क लेने का अधिकार होता है, याद रखिएगा। यहाँ भारत का अधिकार क्या होगा? आप सीमा शुल्क ले सकते हो, आप यहाँ सफाई करवा सकते हो, यहाँ आपके वित्तीय अधिकार हो सकते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार जो है वो आपके यहाँ पर होते हैं। इसके बाद हम जाते हैं दोस्तों, तो आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या आता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो 200 समुद्री मील तक होता है। और यहाँ भारत को कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण भारत कर सकता है, यहाँ भारत शोध अनुसंधान कर सकता है, यहाँ भारत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। तो यहाँ तक कहीं ना कहीं भारत को अधिकार प्राप्त हैं। 3 क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं, एक प्रादेशिक बताया है, एक संलग्न क्षेत्र बताया है और एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र बताया है। प्रादेशिक 12 समुद्री मील होता है, इस प्रश्न का उत्तर है 24 समुद्री मील अनन्य क्षेत्र होता है। और बोल सकते हैं कि 24 समुद्री मील जो होता है दोस्तों संलग्न क्षेत्र होता है, और 200 समुद्री मील तक अनन्य होता है। तीनों में अधिकार के हिसाब से बदलाव आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अगर हम इसमें लिखना चाहें दोस्तों तो एक गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से जो है आपको वो देखने को मिलेगी क्या? कर्क रेखा। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कितने राज्यों से, इसमें झारखंड नहीं लिखा, झारखंड भी लिखिएगा, झारखंड। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए इसमें यहां पर झारखंड से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, किससे नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, 8 राज्य से गुजरती है। यहां पर जो राजस्थान है, यहां से आपको सबसे कम देखने को मिलती है। इसके अलावा राजस्थान के बाद हम देखें एमपी जो है, इससे आपको सर्वाधिक दिखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश के कितने? 14 जिले से ये सर्वाधिक गुजरती है, ये ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के जीके वाले क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। सबसे पहले कहाँ से गुजरती है? तो बोल सकते हैं गुजरात से इसका प्रवेश होता है। ठीक, अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अनन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, राज्यसभा से बनी प्रधानमंत्री पहली थी, इनके नाम पर इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा है। इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे लाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता है और इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। मतलब ये सब के सब नाम इंदिरा पॉइंट के हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। याद रखिए ऑप्शन दिए, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या स्ट्रेटफोर्ड रेखा। डूरंड रेखा दोस्तों भारत अफगानिस्तान की है, भारत
अफगानिस्तान की है, लगभग 1896 के आसपास डूरन के द्वारा हुआ था। रेड क्लिफ रेखा जो है वो 1947 के आसपास की गई थी। रेड क्लिफ ये भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच है। मैकमोहन रेखा 1914 के आसपास डिसाइड की गई थी, ये भारत चीन के बीच की रेखा है। तो मैकमोहन रेखा 1914 में भारत चीन के बीच की रेखा, ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन उस समय भारत पर राज कर रहा था। उस समय तिब्बत की जो सरकार थी इनके साथ समझौता होता है। कब होता है समझौता? अक्टूबर 1913 में। उस समझौते के आधार पर सीमा रेखा के तौर पर सर मैकमोहन के द्वारा मैकमोहन रेखा का निर्धारण करते हैं। ये लगभग 3488 किलोमीटर के आसपास है। इसे वास्तविक नियंत्रक रेखा के तौर पर, LAC के तौर पर भी आप देखते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? दोस्तों, जब आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो भारत के उत्तर के वो बोलते हिंद महासागर के उत्तर के वो क्षेत्र आ जाते हैं जो भारत से कहीं ना कहीं समुद्री स्थलीय सीमा से लगे हैं। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका इसमें शामिल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो श्रीलंका नारियल के आकार का हिंद महासागर का एक द्वीप है, जिसकी राजधानी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो श्री जयवर्धनेपुरा इसकी राजधानी है। ये श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी ये इसकी राजधानी है, विधायी राजधानी। इसके अलावा कोलंबो इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। अगर श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें तो गोतबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर इनकी मुद्रा की बात करें दोस्तों, तो श्रीलंकाई रुपया जो है इनकी मुद्रा है। सिंहली और तमिल इनकी भाषा है, ध्यान रखेंगे। लिट्टे जो संगठन था जिसका कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की हत्या में शामिल था, वो श्रीलंका का ही आतंकवादी संगठन था, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भूभाग आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है क्या? गंगा बर्मा का मैदान है क्या? प्रायद्वीपीय पठार है कि समुद्र तटीय मैदान है? याद रखिए, जब आपसे प्राचीनतम भूभाग पूछा जाएगा तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। और अगर हम बात करें लगभग 18 से 20 करोड़ साल पहले, तो ये भाग टूटकर उत्तर की ओर खिसका था। जिसकी पुष्टि होती है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के तहत, और उसी भाग के हिस्से के तौर पर आप प्रायद्वीपीय पठार को भारत में देखते हो दोस्तों। कहीं ना कहीं ये भारत का सबसे प्राचीनतम हिस्सा है। अगर हम समुद्र तट अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें दोस्तों, तो ये मैदान भारत का सबसे नवीनतम भूभाग के तौर पर आता है। और अगर हिमालय की बात करें दोस्तों, तो हिमालय नवीनतम युवा पर्वतों में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? दोस्तों, जो खासी, गारो, जयंती पहाड़ियां हैं दोस्तों, उनको हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में शामिल करते हैं। लेकिन ये अगर हम इनकी संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर पूर्व में विस्तार हुआ है दोस्तों, वो विस्तार कहीं ना कहीं आपको खासी, गारो, जयंती के रूप में देखते हैं। मतलब खासी, गारो, जयंती पहाड़ियां मेघालय में जो खासी, गारो जनजातियां हैं दोस्तों, उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है। इनका विशेष तौर पर निवास स्थान भी यही है। लेकिन इनका जो निर्माण या इनकी उत्पत्ति जो है, उसका संबंध हिमालय की उत्पत्ति से नहीं है। इनका संबंध प्रायद्वीपीय पठार से माना जाता है दोस्तों। तो इसलिए इनको प्रायद्वीपीय पठार का उत्पत्ति की दृष्टि से इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? दोस्तों, काठियावाड़ गुजरात के तट पे आ जाता है। कोंकण आप गोवा कर्नाटक पे जाते हैं तो आ जाता है। मालाबार केरल पे आ जाता है। कोरोमंडल जो है वो तमिलनाडु का पूर्वी तट होता है दोस्तों, इसलिए कोरोमंडल तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कोरोमंडल पूर्वी तट का भाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार से हुई है? ज्वालामुखी से हुई है क्या? मृदा निक्षेपण से हुई है क्या? प्रवाल उत्पत्ति से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, लक्षद्वीप या हम अरब सागर के द्वीपों की बात कर लें तो ये अरब सागर में भारत के अगर हम पश्चिम के द्वीपों की बात करें तो वो सभी के सभी द्वीप मैक्सिमम हमको कहीं ना कहीं प्रवाल द्वीप मिलते हैं। और पूरब के द्वीप जो है उनकी उत्पत्ति हमको अलग अलग रूप से देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। मतलब लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीपों से संबंधित, इसको आप प्रवाल द्वीप कहते हैं, ये ध्यान रखिए। लक्षद्वीप जो है दोस्तों वो 1973 में 1 नवंबर 1973 में छोटे छोटे से द्वीप थे जिनमें आप बोल सकते हैं दोस्तों, आप बोल सकते हैं लक्का द्वीप,
इसके बाद आप जोड़ते हैं मिनिकॉय, और फिर आप बोलते हैं अमीनी द्वीप। ये इनको मिलाकर 1973 में लक्षद्वीप जिसका नामकरण हुआ था, जिसकी राजधानी कवरत्ती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हो गई थी। मद्रास से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं, इसके प्रशासक दिनेश्वर शर्मा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आधिकारिक भाषा दोस्तों यहाँ की मलयालम है, अंग्रेजी भी यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ का 94% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। बच्ची की जो पॉपुलेशन यहाँ पर होती है दोस्तों, उसमें भी मैक्सिमम आपको एससी समूह के लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और 36 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, लेकिन यहाँ पर केवल 10 पर ही मानव अधिवास आपको देखने को मिलता है। बराबर टूरिज्म यहाँ का प्रमुख उद्योग है। यहाँ पर फिल्म की शूटिंग, शो, पर्यटन के माध्यम से लोग पैसा कमाते हैं। केरल हाईकोर्ट यहाँ पर लगता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन से हैं दोस्तों? तो बैरन और नारकोदम दोनों अंडमान निकोबार पर स्थित भारत के 2 ज्वालामुखी हैं, जिसमें बैरन द्वीप सक्रिय है और नारकोदम मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है दोस्तों? अरब सागर में है, मन्नार की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में या अंडमान सागर में? दोस्तों याद रखिएगा, न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। और न्यू मूर द्वीप जो है वो एक निर्वासित द्वीप है, एक निर्वासित द्वीप था। पहले इस पर कोई रहता नहीं था, खाली वीरान पड़ा हुआ था। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का जो हिस्सा है वहां पर न्यू मूर द्वीप आपको दिखाई पड़ता है। इसे एक और नाम से आप जानते हैं, इसको आप तलपट्टी भी कहते हैं, इसे तलपट्टी भी कहा जाता है। और कहीं ना कहीं आपको ये सबसे पहले 1970 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था भोला। ये भोला चक्रवात के बाद कहीं ना कहीं उभरता हुआ दिखाई पड़ा और इस पर नजर गई, उसके बाद इसको विकसित करने की तरफ ध्यान दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यू मूर द्वीप को लेकर विवाद भी चल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह जाना जाता था क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था क्या? दीव को जानते थे या अलिया बेट, खड़िया बेट को जानते थे? याद रखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सेल्यूलर जेल है। ये जो सेल्यूलर जेल है, इस सेल्यूलर जेल को ही काला पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहां पर कैदी को ऐसा बंद कर देते थे एकदम अंधेरे कमरे में, इसको सूर्य की रोशनी तक नसीब नहीं होती थी, बहुत कठोर सजा दी जाती थी इस क्षेत्र में। अभी अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो 19वीं शताब्दी के मध्य से ही, मतलब 1857 की क्रांति के बाद से ही एक प्रकार से जेल के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन बाद में हम देखें दोस्तों तो लगभग समय देखा जाता है 1896 से प्रारंभ यहाँ पर काम हुआ और वो काम 1906 में समाप्त हुआ। और यहाँ पर बनती है सेल्यूलर जेल। ये सेल्यूलर जेल जो बनी दोस्तों, ये किस लिए बनाई गई थी? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी, उसमें जो भी सेनानी होते थे उन सेनानियों को पकड़कर इस सेल्यूलर जेल पर बंद कर दिया जाता था। इसलिए जेल का निर्माण अंग्रेज सरकार ने करवाया था। भारत के पैसे से भारत के द्वीप पर भारत के लोगों को कैद करने के लिए यह सेल्यूलर जेल स्पेशली इतनी दूर बनाई गई थी, जहां पर सैनिकों को, जो क्रांतिकारी थे उनको, जो भारत के स्वतंत्र सेनानी थे उनको बहुत कठोर दंड दिया जाता था। इसलिए काला पानी के तौर पर यह जानी जाती थी। और कहां है दोस्तों? ये पोर्ट ब्लेयर में है, ये पोर्ट ब्लेयर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कोविड-19 जब प्रकोप चल रहा था तो इस जेल को अस्पताल के तौर पर यूज किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो हाईलाइट है, क्वेश्चन आ सकता है। 1896 में काम चालू हुआ था, 1906 तक चलता रहा। याद रखिएगा, यहां पर कई सारे लोग बंद थे, जिसमें एक आप बोल सकते हैं कि दीवान सिंह जो है, इनको यहां पर रखा गया। दीवान सिंह के अलावा हम देखें दोस्तों, योगेंद्र शुक्ला जो है उनको भी रखा गया। बटुकेश्वर दत्त को यहां पर रखा गया, है ना। यहां पर सदान चंद्र चटर्जी को रखा गया, सोहन सिंह जी को यहां रखा गया, विनायक दामोदर सावरकर को रखा गया, हरे कृष्ण कोनार को रखा गया, शिव वर्मा जी को रखा गया, अल्लामा फजल ए हक खैराबादी को रखा गया, सुधांशु दास गुप्ता को यहां पर रखा गया। तो कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों को यहां पर रखा गया था। वीर सावरकर जी ने अपने जीवन का एक लंबा समय इस सेल्यूलर जेल में कठिन कारावास में गुजारा था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो काला पानी का नाम से जाना गया, वो अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल को जाना गया था, है ना।
अगला प्रश्न है, दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों जब आप भारत का मैप देखते हैं तो इस मैप पे देखिए आपको इस प्रकार से पूरा चीज दिखाई देगी। ये गुजरात का रीजन है और यहाँ पर महाराष्ट्र का हो जाता है। तो जो दीव है दोस्तों, ये वाला इलाका जो है ना, ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी वाला इलाका है। तो दमन दीव इस खंबात की खाड़ी का हिस्सा है। ये जो इलाका होता है इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, ये वाला खंबात की खाड़ी का हिस्सा, ठीक है। तो ये खंबात की खाड़ी में ही दीव जो है वो स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, थार मरुस्थल कहां स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में, पंजाब में या हरियाणा में है? दोस्तों थार का मरुस्थल की जब मैं बात करता हूं तो ये एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने वाला गर्म मरुस्थल के तौर पर आपको थार का मरुस्थल दिखाई पड़ता है। भारत में इसका जो सर्वाधिक विस्तार है दोस्तों राजस्थान में है। अगर हम बात करें थार का मरुस्थल 100%, तो इस 100% में से 85% थार का मरुस्थल कहां है? भारत में है। और 15% के आसपास इसका विस्तार कहां है? पाकिस्तान में है, बराबर। और इस 85% का जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें लगभग ये मानकर चलिए कि इस थार के मरुस्थल का 62% भाग जो है वो राजस्थान में है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात कर लें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग जो है वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इसलिए हमने ऑप्शन क्या लगाया है? राजस्थान लगाया है। हालांकि इसका कुछ भाग गुजरात में भी है, कुछ भाग पंजाब में भी, कुछ भाग हरियाणा में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा लगभग 62% थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान के 61% भाग को थार का मरुस्थल घेरे हुए है, इसलिए यहां पर उत्तर आएगा आपका राजस्थान। थार का मरुस्थल दोस्तों कहीं ना कहीं भारत का जब हिमालय निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान बना था। भारत का जो क्षेत्र था वो आगे से झुक गया, पीछे से उठ गया, जिसकी वजह से जो का ऊपर वहां पर पहले मौजूद था क्या? अरब सागर। उठने के कारण अरब सागर पीछे हो गया और सारे के सारे अवशिष्ट सब वहीं रह गया। जो जमीन खाली हुई अरब सागर के पीछे हटने के कारण उसमें लवण थे, मतलब नमक की मात्रा थी, जीव जंतु के अवशेष थे, वो धीरे धीरे रेतीले कणों में बदल गए और वहां पर मरुस्थल का निर्माण हुआ। लेकिन उसी जमीन पर आपको समस्त जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। इसलिए थार का मरुस्थल जो है दोस्तों वो याद रखिएगा पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का अपार भंडार है, परंतु यहां पर हम खनन नहीं कर पाते हैं टेक्नोलॉजी की कमी के कारण, इसीलिए हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं। वरना अगर हम देखें पेट्रोलियम आदि की दृष्टि से थार का मरुस्थल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है थार का मरुस्थल। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, फालतू की टुच्चे गिरेवरी हरकत करता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक प्राकृतिक सीमा रेखा के तौर पर मरुस्थल काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है क्या? भारतीय नौसेना का एक युद्धक जलपोत है क्या? उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारत का एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है क्या? या फिर अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है? दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिक दोस्तों क्या है? अंटार्कटिका जो है ये व्यवस्थित तौर पर देखें तो ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। यहाँ पर विज्ञान को समर्पित अगर है तो यहाँ पर शोध जो होते हैं वो लगभग आज बड़े देश सभी करते हैं, भारत भी करता है। भारत ने 1980 में अपना अभियान किया, लगभग 1983 के आसपास यहाँ पर अपना पहला शोध संस्थान गंगोत्री स्थापित किया। बाद में लगभग 1989 के आसपास दूसरा मैत्री शोध केंद्र स्थापित किया और 2012 में भारती नामक शोध केंद्र स्थापित किया। तो भारत के दक्षिण ध्रुव पर अब तक 3 शोध केंद्र स्थापित हो चुके हैं जो कि वहां अनुसंधान में इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों अंटार्कटिका के लार्सन पॉइंट पर भारतीय जो शोध केंद्र है हमारा वो स्थापित है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन? दोस्तों याद रखिएगा सियाचिन जो है इसे भारत में सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। सियाचिन दोस्तों दुनिया के बड़े ग्लेशियरों में शामिल है, लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और यह सबसे उच्च, याद रखिएगा सबसे उच्च युद्ध स्थल भी है विश्व का। युद्ध स्थल के तौर पर अगर विश्व का कोई ऊंचा स्थान है तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। अगर हम मैप को देखें दोस्तों जम्मू कश्मीर के, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हिसाब से देखिए ये इलाका जो सियाचिन में आता है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो अक्साई चीन है,
ठीक है, और यहां पर पीओके है। तो पीओके के हिस्सा और अक्साई चीन चाहते हैं कि यहां से ये दोनों मिल जाएं। हमारी सेना इस सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात है दोस्तों। इतनी ऊंचाई पर भारी ठंड में देश के हितों के लिए, देश की रक्षा के लिए नौजवान हमारे जो हैं सेना के, वो यहाँ पर स्थापित होते हैं। तो कठिन परिस्थितियों में भी देश के लिए काम करने से पीछे नहीं हटने वाले भारत के महान वीर सैनिकों का यहाँ पर जमावड़ा होता है, जो कि दुनिया का सबसे उच्च स्थान पर स्थित युद्ध स्थल है, जिसको हम सियाचिन को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पे है। कहां पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पे। भारत पाक नियंत्रण रेखा जो वहां पर है। और ये किसका हिस्सा है? लद्दाख का हिस्सा है। ऑपरेशन मेघदूत चलाकर भारत ने इस पर नियंत्रण स्थापित किया था, याद रखिएगा। तो ये सशस्त्र बलों का कोड था, वो ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत यहां पर शामिल था, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए चलाया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अभी मैंने मैप बनाया था, उसको क्या कहते हैं? गिलगिट क्षेत्र कहते हैं, छो मोरारी कहते हैं, सियाचिन कहते हैं या अक्साई चीन कहते हैं? अक्साई चीन जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख है, लद्दाख का वो हिस्सा है दोस्तों जिस पर चाइना का कब्जा है। यदि हम इसको तारीख के हिसाब से देखें तो पीओके 1948 में भारत की आजादी के बाद जो झगड़ा हुआ, भारत की सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया, भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, ऑलमोस्ट पाकिस्तान को हम जीतने वाले थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का घोषणा आ जाता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उनका जो दोस्ताना संबंध था उसके आधार पर कि युद्ध विराम कर दिया जाए। और युद्ध विराम में जो सेना जहां खड़ी थी वहां से एक नियंत्रण रेखा खींच दी गई। जो नियंत्रण रेखा खींची गई थी उसको एलओसी के नाम से आप जानते हैं वर्तमान में। कहीं ना कहीं ये गलत डिसीजन थे इतिहास के, जिनके बारे में हम संविधान की क्लास में जब हम राज्य पुनर्गठन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर का किस्सा सुनेंगे, वहां पर देखेंगे। परंतु यहां समझिए कि ये उस समय की गलतियां नहीं, 1948 के समय, जिसकी वजह से पीओके हुआ और आज हमारे जम्मू कश्मीर के आधे हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। संदेह उसको जल्दी हम छीन लेंगे, परंतु यहां पर समझिए कि पीओके 1948 से मौजूद है। और यहां 1962 में जब चाइना से वॉर हुआ तो हमारा एक हिस्सा जो रहा वो चाइना के पास है, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं। 1972 के युद्ध के समय चाइना ने अक्साई चीन के इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था, जो जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में उस समय था, अब लद्दाख का उत्तर पूर्वी हिस्सा कहलाता है। अगर हम उस समय के जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर के उस समय के टोटल क्षेत्रफल के 20% के बराबर अक्साई चीन का है, जो चीन के कब्जे में है। यहां पर जो लाइन है दोस्तों वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानी जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, लद्दाख है, पूर्वी कामेंग है, लाचेन या चंबल है? दोस्तों शीत मरुस्थल वो होता है जो अत्यधिक ठंड के कारण भूमि किसी भी प्रकार की उत्पादकता में सक्षम नहीं होती, उस क्षेत्र को आप शीत मरुस्थल कहते हैं, मतलब अत्यधिक ठंडा स्थान। और भारत में लद्दाख जो है वो एकमात्र शीत मरुस्थल है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। और लद्दाख जो है दोस्तों पाकिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ है, लद्दाख जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ और चीन के साथ भी अपनी सीमाएं कहीं ना कहीं बोल सकते हैं साझा करता है। और यहाँ पर एक पावा का नाम बहुत चलता है दोस्तों। ये पावा जो है यहाँ का भोजन है, इसको पोषण को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं पावा को। और ये आटे और गेहूं के साथ मिलाकर ये बनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दोस्तों। और इसमें 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन? दोस्तों सबसे निकटतम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल सही है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। देखिए अगर हम देखें यहां पर तो अभी नवीनतम गणना आ जाए तो हम इस फैक्ट को और बेहतर कर सकते हैं, वरना हम इसको बदलकर क्या कर देंगे, जनसंख्या में प्रथम और क्षेत्रफल में 7वां स्थान। हाल फिलहाल ये सही है, इसका मतलब उपयुक्त कथन आपके सही मिलते हैं, ठीक है।
ये फैक्ट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को उत्तर प्रदेश राज्य टच करता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की दूसरे राज्यों से सीमा देखें दोस्तों, तो इसमें 8 राज्य का नाम आता है प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी आता है, मतलब 9 इकाइयां हैं। यहां पर देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो राज्य हो गए, प्लस दिल्ली जो होगा वो केंद्र शासित प्रदेश आता है। तो इन क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो दोस्तों छूती है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है। 87.30 डिग्री, 84.30 डिग्री, 82 डिग्री 30 या 85 डिग्री 30। याद रखिए अगर हम देखें 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट का जो रेखा है, ये पूर्वी देशांतर की रेखा है जो भारत की मध्याह्न या हम मानक समय रेखा कह सकते हैं। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो वो है 82.5 डिग्री। ये कहां से गुजरती है? मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है? यूपी। यहां पर कहां से? विंध्यावासिनी धाम जगह है, यहां से गुजरती है। पहले ये होता था कि चेन्नई को इंपॉर्टेंट माना जाता था, चेन्नई से समय का निर्धारण होता था, और चेन्नई से जो लाइन खींची गई थी दोस्तों वो नैनी इलाहाबाद से गुजरती थी, इसलिए पहले आप नैनी इलाहाबाद कहीं ना कहीं फैक्ट याद करते थे। आप क्या बोलेंगे? मिर्जापुर यूपी विंध्यावासिनी धाम के पास से 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है जो भारत की मानक समय रेखा है, और ये लंदन से 5.5 घंटे आगे है। अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम जोन से हम बात करते हैं तो यहां से ये 5.5 घंटे आगे, मतलब भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे, ही ध्यान रखेंगे। और ये 82.5 डिग्री की जो लाइन है दोस्तों एक देशांतर रेखा है, इसका मतलब ये ऊपर से नीचे इस प्रकार से गुजरती है। जब हम इसकी बात करते हैं तो कितने राज्यों से गुजरती है? ये 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री की जो लाइन है वो भारत के 5 राज्यों से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। याद रखिए पंबन चैनल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। रामेश्वरम तमिलनाडु में, भारत के दक्षिण में स्थित देश द्वीप है एक हमारा दक्षिण में। और ये याद रखिएगा कि जो द्वीप हैं उन द्वीपों में पंबन चैनल जो है वो रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए पंबन द्वीप, ये पंबन क्या है दोस्तों? पंबन भी एक द्वीप है और तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु के जो समस्त द्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा जो द्वीप है, वो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पंबन है। रामेश्वरम द्वीप की हम बात करें दोस्तों, ये भी तमिलनाडु का ही भाग है। रामेश्वरम किसका भाग है दोस्तों? तमिलनाडु का ही भाग है। यहाँ पर रामेश्वरम स्थित है, सबको पता है। पंबन जल संधि जो है वो भारत की मुख्य भूमि से अलग करती किसको? रामेश्वरम द्वीप को। इस चैनल पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं 2.3 किलोमीटर एक पुल बना हुआ है जिसको पंबन के पुल के नाम से आप लोग जानते हैं। इसको आदम का पुल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें आदम का ब्रिज, वही राम सेतु है दोस्तों जो श्री राम भगवान ने लंका पर सीता माता को लेके जाने के लिए जब गए थे तो वो बनाया था। तो कहीं ना कहीं पंबन का जो पुल है दोस्तों वो याद रखना है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। हम बात करें बंगाल की खाड़ी पूर्व में है। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी दिखेगी भारत के दक्षिण में, पाक जल संधि दिखेगी, ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को आप पहले नेफा कहते थे। नेफा का मतलब था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश काल में
अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा गया, अर्थात नेफा कहा गया। स्वतंत्र भारत में हम बात करें दोस्तों तो 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग के तौर पर यह जुड़ा हुआ था नेफा। अगर हम देखें 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जोड़ा गया और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भारत में पूर्ण राज्य के तौर पर जोड़ दिया गया। तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्ण राज्य बनता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप या व्हीलर द्वीप? दोस्तों व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है और अंडमान निकोबार क्षेत्र में आता है। इस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है और यह डिसीजन लिया गया था 2 सितंबर 2015 को। 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण करके इस द्वीप को आपने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर घोषित कर दिया है और ये भारत में जो मिसाइल टेस्टिंग वगैरह होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम कलाम साहब के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? मिजोरम, मेघालय, बंगाल या फिर त्रिपुरा? दोस्तों त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और ये याद रखिएगा त्रिपुरा जो है उस पर कई राजाओं ने शासन किया, कई राजा का शासन रहा और अंतिम राजा थे इसके किशोर माणिक्य। ये किशोर माणिक्य का जब निधन हो गया तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी विधवा थी महारानी कांचनपुरा। ये महारानी कांचनपुरा ने यहां पर शासन करना शुरू किया, बाद में इसको भारतीय क्षेत्र में मिलाया गया। इसकी राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, राजधानी हो गई अगरतला। अगर यहां के राज्यपाल की बात की जाए, राज्यपाल है रमेश बैस। अगर यहां के सीएम की बात की जाए दोस्तों, सीएम माणिक शाह यहां के सीएम हैं, ठीक है दोस्तों। इसका गठन देखा जाए तो 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, पूर्वी राज्यों के गठन के लिए एक अधिनियम आया था जिसका नाम था पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम है दोस्तों, ये आया था 1971 में। अगर इससे पहले की बात करें दोस्तों तो कहीं ना कहीं पूर्ण राज्य बनने से पहले मेघालय किसका हिस्सा था? असम का हिस्सा था और कहीं ना कहीं वहीं पर आप त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय को एक साथ देखते थे। लेकिन जैसे ही यह अधिनियम आया और इन क्षेत्रों को अलग किया गया तो कहीं ना कहीं ये सारे राज्य अलग अलग बनते चले गए। मतलब पहले सभी के सभी असम का हिस्सा थे, फिर असम से मेघालय अलग हो गया और धीरे धीरे करके सारे राज्य अलग होते चले गए पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम के बाद से, ठीक है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे आकार में काफी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहां अति शुष्क जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र है। दोस्तों याद रखिएगा अरब सागर के जो द्वीप हैं वो प्रवाल उद्गम के द्वीप के तौर पर देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों हेवलॉक द्वीप जो है उसका नाम बोल सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? जब क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश दूसरा है, महाराष्ट्र तीसरा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश चौथा हो जाएगा। और यहीं पर एक और चीज अगर जनसंख्या में आ जाए तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश लगभग 16.5% जनसंख्या के हिसाब से भारत में पहला राज्य है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है जहां लगभग 9.5% जनसंख्या है, फिर बिहार आता है जहां लगभग 8.5% जनसंख्या है, फिर पश्चिम बंगाल आता है जहां लगभग 7.5% जनसंख्या है और फिर मध्य प्रदेश आता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स राज्यों में शामिल नहीं है। अगर हम 7 सिस्टर्स की बात करें तो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना नागालैंड है, नागालैंड के अलावा आप बोल सकते हैं मेघालय है, इसमें मेघालय के बाद आप बोल सकते हैं मिजोरम है, इसमें त्रिपुरा है, इसमें
असम इसमें आता है, अरुणाचल आता है और मणिपुर आता है। ठीक है, ना इसमें सिक्किम आता है और ना इसमें बंगाल आता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के 7 क्लस्टर्स में बंगाल नहीं है, सिक्किम भी नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की, मेघालय की, पश्चिम बंगाल की, सिक्किम की। याद रखिएगा, सिक्किम ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमा नेपाल को भी लगती है, भूटान को भी लगती है और चीन को भी लगती है। अगर हम बात करें तो पश्चिम में नेपाल को, उत्तर पूर्व में चीन को, दक्षिण पूर्व में भूटान को और फिर भारत का जो अन्य इलाका वो यहां पर आता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि इसकी राजधानी क्या है, गंगटोक है। 6 यहां पर आपको जिले देखने को मिलेंगे। 16 मई 1975 को भारतीय संघ में प्रवेश हुआ था। इसके लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, जिसके तहत भारत का सिक्किम को एक अधिराज्य बनाया गया था, सहयोगी राज्य बनाया गया था। 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। यहां पर राज्यपाल अगर कोई है, उनका नाम है गंगा प्रसाद। यहां पर सीएम जो है वो प्रेम सिंह तमांग है। भारत में 22वें नंबर का राज्य बनाया गया था और इसका निर्णय जनमत संग्रह के आधार पर किया गया था। जब जनमत संग्रह हुआ था तो 97.5% पॉपुलेशन जो रही सिक्किम की, उसने भारत खंड मिलने को कहा था। चोग्याल वंश का शासन था यहाँ पर। चोग्याल वंश के शासन को अंत करके सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। चोग्याल वंश की समाप्ति यहीं से हो जाती, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, और 35वां संविधान संशोधन अधिनियम और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो सिक्किम से संबंधित है। 35 के तहत इसको एक सहयोगी राज्य बनाया था, 36 के तहत पूर्ण राज्य बनाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती, सिकंदराबाद, हैदराबाद या तिरुपति? अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश तेलंगाना को अलग कर दिया गया। तेलंगाना अलग बनाकर उसकी राजधानी हैदराबाद हो गई। कुछ समय तक दोनों की संयुक्त राजधानी की बात हुई थी और बाद में आंध्र प्रदेश के लिए नई राजधानी बनाने की बात हुई और अब अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बना दिया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहां ये प्रश्न नंबर कौन सा था? 39 था। प्रश्न नंबर 40 है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो याद रखिए, गंगा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया जो द्वीप है दोस्तों, उसको शिव समुद्रम द्वीप कहते हैं। और कावेरी नदी दोस्तों कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। बेसिकली इसका अगर फ्लो देखा जाए तो ये कर्नाटक में इसका फ्लो है, प्लस तमिलनाडु में इसका फ्लो आपको देखने को मिलता है। अधिकतर ये कर्नाटक में होती है और कहीं ना कहीं इसका पानी जो है तमिलनाडु से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कावेरी एक सदा नदी के तौर पर प्रसिद्ध है दक्षिण भारत की, जिसमें कभी पानी की कमी नहीं होती है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही यहाँ पर 140 साल पहले से यहाँ पर विवाद चल रहा है। लगभग 1881 में पहली बार यहाँ पर विवाद शुरू हुआ इसके पानी के बंटवारे को लेकर। कर्नाटक जो है दोस्तों इस पर एक बांध बनाने की मांग कर रहा है और तमिलनाडु उस बांध का विरोध कर रहा है। तो कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में लंबे समय से विवाद चल रहा है और हाल ही में यहाँ पर जल की भी एंट्री देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर 1902 में भारत की एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना भी 1902 में स्थापित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको शिव समुद्रम परियोजना के नाम से आप जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत प्रमुखता है उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित कारण? अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतरी विस्तार के कारण, क्षेत्रीय आकार के कारण, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। उष्णकटिबंधीय देश क्यों होता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण। 23.5 डिग्री की जो अक्षांश है दोस्तों, ये अक्षांश जो है वो भारत के 8 राज्य से गुजरती है, बीच से गुजरती है और इस अक्षांश को आप, उत्तरी अक्षांश को आप कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा चूंकि भारत के बीच से गुजरती है तो इस अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। इसी कारण से भारत की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार कौन करता है दोस्तों? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय रक्षा मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
तो याद रखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करने का काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है, जिसका गठन 1767 में इस कार्य के लिए ही किया गया था और ये वर्तमान में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कौन? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ है? नागा पहाड़ी में है, गारो पहाड़ी में है, खासी पहाड़ी में है या मिकिर पहाड़ी में है? दोस्तों चेरापूंजी जो है वो आपको खासी पहाड़ी में मिलता है। 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान है जहां पर बोल सकते हैं कि 1100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती थी और ये विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान माना जाता था। लेकिन मासिनराम में 1140 सेंटीमीटर वर्षा के साथ अब मासिनराम विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, वो भी यहीं स्थित है और उत्तर पूर्व के मेघालय राज्य में आता है। यहाँ पर ज्यादा वर्षा होने का कारण यहाँ की चापाकार आकृति में खासी गारो जयंती की पहाड़ियां हैं, जहां उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून की प्रवेश होता है और उस प्रवेश के कारण हवाएं वहां फंस जाती हैं, फंसकर वहां ज्यादा बारिश करा देती हैं, इसीलिए यहां पर ज्यादा बारिश होती, ध्यान रखेंगे। तो मासिनराम वर्तमान में भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, जहां पर लगभग 1140 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। पहले चेरापूंजी होता था। ठीक, अगला प्रश्न है, पणजी किस राज्य की राजधानी है? पणजी दादर नगर हवेली, गोवा, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार, किसकी राजधानी है? पणजी जो है दोस्तों वो गोवा की राजधानी है, मांडवी नदी के तट पर है। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बुग्याल हिमालय ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, ये अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु में, असम में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। बुग्याल दोस्तों उत्तराखंड में है। जनरली क्या होता है कि जो पहाड़ी ढलान वाले इलाके हैं वहां पर जब बर्फ पिघलती है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी ढलानों पर नए नए घास के मैदान बनते हैं। उन घास के मैदानों को दोस्तों कश्मीर में हम जाते हैं तो उनको मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग कश्मीर की घाटियों में, और उसी को यदि हम उत्तराखंड में चले जाएं तो बुग्याल और पयार कहा जाता है। ये बुग्याल और पयार के नाम से उत्तराखंड की घास ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये अल्पाइन घास के मैदान होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये विशाल घास के मैदान जो होते हैं दोस्तों, ये मैक्सिमम लगभग 3500 से 4000 मीटर की हाइट पे बनते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, बर्फ पिघलती और ये घास के मैदान बनते हैं, तो जो चरवाहे होते हैं बकरवाल जनजाति के लोग, वो इन घास के मैदानों में अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न है, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों तो याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप जो मुख्य भूमि से अलग हो गया था उसे या टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। ये बात दोस्तों लगभग 20 से 14.5 करोड़ वर्ष पहले की है और जुरासिक अफ्रीका का जो इलाका है, यहाँ से गोंडवाना भूमि का एक टुकड़ा टूट गया था और कहीं ना कहीं संवहनी ऊष्मीय बल जो पृथ्वी की जियोथर्मल एनर्जी के कारण बनता है, उस बल के कारण ये भाग उत्तर की तरफ खिसकते खिसकते गया और उस जगह पर आके जुड़ गया जहां पर टेथिस सागर था। अब टेथिस सागर जब धीरे धीरे करके बंद हो गया तो उसकी जगह पर हिमालय पर्वत श्रेणी आ गई है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी किसकी जगह पर बनी हुई है? तो याद रखिएगा, टेथिस सागर की जगह पर उसके मलबों से हिमालय का निर्माण हुआ है। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास में भारत के सामान्य परिचय से आधारित कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा है। ये भारत के भूगोल का हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने भारत के सामान्य परिचय पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। लगातार इस लेक्चर सीरीज में भारत के भूगोल से संबंधित सभी टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चर्चा करूंगा। दोस्तों मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।